नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर और मैं हूं आपके साथ शशांक पास्टे। शशांक जी, आज पीएम मोदी ने मन की बात की, जैसे कि हर बार वो करते हैं और हर बार उनके मन की बात की जो इंतजार होता है देशवासियों को, क्योंकि हर बार वो कुछ ना कुछ बड़े मुद्दों पर बड़ी चर्चाएं करते हैं, कुछ अपनी तरफ से बड़ी बातें बताते हैं। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे पहले तो किन किन बातों पर उन्होंने चर्चा की, किन किन बातों को फोकस किया। देखिए, जैसा कि 80वां संस्करण आज मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने अपना कहा, तो सबसे पहले तो आज मेजर ध्यानचंद जी की जयंती है और उन्होंने श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री जी ने उनको दी है। दूसरी चीज़, उन्होंने युवाओं को खेलों की तरफ आकर्षित करने के लिए कहा। जो अगला उन्होंने मुद्दा उठाया वो था श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी कल है और उसके लिए उन्होंने उस पर चर्चा की। अगला जो मुद्दा था, उन्होंने जो सीवेज के सार्वजनिक जल स्रोत, जिसमें बिना किसी टेक्निक के या फिर बिना किसी ट्रीटमेंट के, यानी कि जल प्रदूषण जो है कम से कम हो। अगला उन्होंने जो मुद्दा रखा बिहार के मधुबनी का, जिसमें राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय के जो किसानों का साकेत मॉडल था उससे रिलेटेड अगला जो वो रखा। इसके अगला तमिलनाडु के शिवगंगा जिले की एक छोटी सी पंचायत के ऊपर उन्होंने बात करी। और अगला उन्होंने जो हमारी जो भाषा है संस्कृत, उसके ऊपर भी काफ़ी जोर दिया। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें थी, महत्वपूर्ण बातें जिन पर पीएम मोदी ने अपनी बात रखी और अपनी बात कही जो उनके मन में थी। ये मन की बात का कॉन्सेप्ट ही है, जो पीएम मोदी के मन में बात थी, जो देशवासियों से वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो उन्होंने बात कही। इसमें जो महत्वपूर्ण आज का दिन था वो था, क्योंकि जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनके ऊपर पूरा जो केंद्रित था आज का दिन, क्योंकि आज उनका जन्म दिवस था। और एक बहुत, क्योंकि 4 दशक बाद पहली बार, यानी कि 4 दशक के बीच में नहीं ऐसा दौर आया कि जब भारत ने जो हॉकी में कुछ नया कर दिखाया हो। और अब की बार क्योंकि हॉकी हमारे देश का एक प्रमुख खेल है, मेन खेल है और हमारा राष्ट्रीय खेल है, तो हॉकी में करना ये एक अपने आप में बड़ा ही गौरव का पल था। इस बात को जो है पीएम मोदी ने लोगों के बीच में लाकर ये जाहिर किया कि ये उनके लिए महत्वपूर्ण पल है, जो वो लोगों से साझा करना चाहते हैं, इस चीज़ की चर्चा करना चाहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपने तमिलनाडु के एक गांव की बताई बिजली उत्पादन को लेकर, तो कुल मिला के उनका एक सीधे तौर पर कहना ये था कि अगर लोग चाह लें, चाहे वो गांव से जुड़े हों, चाहे वो शहरी क्षेत्रों से जुड़े हों, अगर वो चाह लें तो वो कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि उनके हाथ में पावर है। एक उन्होंने युवाओं को लेकर एक बात कही थी कि युवा जो है, क्या कहते हैं, अपने हाथ में सब कुछ है, वो युवा करना चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी सब बड़े, जी बिल्कुल बिल्कुल, मंत्र दिया था। तो युवाओं के ऊपर उन्होंने अपने स्टार्टअप, यानी कि वो बिजनेस को लेकर उन्होंने फोकस किया। जो आज की बातचीत थी, अगर उनकी गहराई में जाएं तो उन्होंने युवाओं को नौकरियों की तरफ कम भागने का, एक उनकी जो बातचीत में छिपा हुआ शब्द था वो ये था। उनका कहने का जो मतलब था कि आज जो है युवाओं का रुझान काफ़ी कम है खेलों के प्रति, तो उनका एक सीधा सीधा मकसद ये था कि युवा जो है खेलों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हो। उन्होंने ये भी कहा, बिल्कुल 6 से 7 लाख करोड़ का उन्होंने इसका बिजनेस भी बताया, खेलों का, जो आपके खिलौनों की इंडस्ट्री है उसका, बिल्कुल उसका टर्नओवर जो है 6 से 7 लाख करोड़। क्योंकि देखिए, सीधे तौर पर हर बार सरकार पर एक आरोप लगता रहता है। आरोप ये लगता है कि नौकरियां नहीं है युवाओं के लिए, या हैं तो उतनी नहीं है जितनी आवश्यकता है। तो ये सीधे तौर पर एक मैसेज था कि नौकरियों के भरोसे ना बैठें युवा, वो अपना खुद का स्टार्टअप करें। अगर उनके अंदर स्किल है किसी चीज़ को लेकर, अगर वो कोई चीज़ प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई चीज़ जो तराश सकते हैं, कोई चीज़ अपने हाथ से जो है तैयार कर सकते हैं, तो उस पर ध्यान दें, ना कि नौकरियों पर ध्यान दें। ये एक मैसेज था इनडायरेक्टली, क्योंकि देखिए हर बार सरकार को घेरा जाता है रोजगारों को लेकर, युवाओं के रोजगारों को लेकर। दूसरी चीज़ ये थी खेल को लेकर कि खेल की तरफ भी रुझान लोग अपना लगाएं, और जो एक मैदान खाली ना हो, ये जी खेल से भरे हुए होने चाहिए, यानी कि हर खेल को तवज्जो दिया जाए। ऐसा नहीं है जैसे हमारे देश में क्रिकेट को बड़ा एक अलग स्थान दिया जाता है और हॉकी जो कि राष्ट्रीय खेल है उसको जो है कम ध्यान दिया जाता है। एक और चीज़ प्रधानमंत्री जी ने अपनी जो बातचीत में की थी कि बेटे बेटियां जो खेल के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, इससे वो बड़ा गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है जो, यानी कि युवा अपना रास्ता खुद तैयार कर रहे हैं, यानी कि वो ठान रहे हैं इस चीज़ को, और ठान रहे हैं तो कर भी रहे हैं उस चीज़ को। तो इस चीज़ को एक बड़ी बात उन्होंने अपने मुंह से जो कही थी। बिल्कुल, और क्योंकि देखिए अब बहुत जल्द आगे हम लोगों को विधानसभा चुनाव भी यूपी में देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है और धर्म अध्यात्म से जुड़ी बातों पर भी चर्चा की उन्होंने। जन्माष्टमी को लेकर शुभकामनाएं दी और जन्माष्टमी से जुड़ा हुआ एक मामला, एक घटना थी जो उनके साथ एक इस्कॉन टेम्पल से जुड़ी हुई एक महिला थी जो मिलने आई थी, उसको उन्होंने शेयर किया, उसकी कुछ जो बातें थी वो साझा की। तो ये सीधे तौर पर एक बड़ी कम्युनिटी को प्रभावित करने का उनका एक वो था। कुछ उन्होंने चर्चा 132वीं इस्कॉन की जयंती पर भी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस्कॉन
जो कम्युनिटी है ये भारत में बहुत बड़े लेवल पर है और इसमें जो फंडिंग है वो इंटरनेशनल लेवल से आती है, एक बहुत बड़ी और बहुत लोगों को प्रभावित भी करती है और बहुत लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे में इस्कॉन से संबंधित, इस्कॉन संस्था से संबंधित चर्चा करना, उनको इन्वॉल्व करना इस चर्चा में, तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये लोगों तक अपना प्रभाव पहुंचाने की बात है और ये महसूस कराने की बात है कि नहीं, हमें हर चीज़ का ध्यान है। ऐसा नहीं है कि हम अपने जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके उनसे हटके, अगर इस्कॉन जो कि एक पश्चिमी सभ्यता के लोग जो भारत में आकर यहाँ की संस्कृति सीख रहे हैं उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं, उसको भी हम फोकस कर रहे हैं, ये चीज़ उन्होंने महसूस की और ये मैसेज है जो इंडिया से बाहर भेजने का प्रयास किया उन्होंने, क्योंकि इस्कॉन की जो संस्था हैं उसके जो अलग अलग जगह पर जो केंद्र हैं वो भारत से बाहर भी हैं, तो ये एक मैसेज उन्होंने देने का प्रयास किया। सोमनाथ मंदिर का एक, क्योंकि उन्होंने बताया 20 तारीख को उन्होंने एक उद्घाटन किया, एक लोकार्पण किया था वहाँ पे एक बिल्डिंग का, और सोमनाथ मंदिर के ही नज़दीक श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी एक स्थान था, उसका भी उन्होंने चर्चा की, उस पर आगे कार्य भी जारी है उसका। बिल्कुल, ये उन्होंने बताया। स्वच्छता को लेकर देखिए, क्योंकि उनकी जो बातचीत होती है वो बातचीत किसी एक पर्टिकुलर, क्योंकि वो देश के देशवासियों को केंद्रित होती है, तो उसमें किसी एक जिले का और एक जो है शहर को लेकर ना सही, वो सभी प्रदेशों को लेकर चलना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने इंदौर, यानी कि मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ इंदौर था, जो लगातार कई वर्षों से देश के अंदर नंबर 1 पर आ रहा है इंदौर, क्योंकि नरेंद्र मोदी, जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जो है स्वच्छता को लेकर एक विशेष अपना एक अभियान रहा है और इंदौर जो शहर है वो स्वच्छता को लेकर हमेशा अपना एक अलग जो है इतिहास गढ़ता रहा है। तो उसी को लेकर एक चीज़ और भी बोली कि जो सीवेज की व्यवस्था है, जो बिना स्पेशल ट्रीटमेंट के, यानी कि डायरेक्ट नदियों में जो पानी, जो गंदा पानी था वो नहीं छोड़ा जा रहा है, जिससे नदियाँ काफ़ी साफ चल रही हैं और सरस्वती नदियाँ, प्राण जैसी नदियों में काफ़ी मतलब अच्छी जो है साफ स्वच्छ वातावरण देखने को मिल रहा है उस समय। देखिए ये जो मैसेज है पीएम मोदी का, ये सीधे तौर पर उन शहरों के लिए भी है जिन शहरों से नदियाँ होकर गुजरती हैं और जहाँ पर जो है क्या कहते हैं पानी सबसे ज़्यादा दूषित होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कानपुर है, आगरा है, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर जो है पानी प्रदूषित होता है। वहाँ पे जो कारखाने हैं उनसे, जबकि समय समय पर सरकारें इनका ध्यान रखती हैं, अभियान चलाती रहती हैं, बावजूद इसके तो लोग खुद से जागरूक हों, सरकार को दबाव ना बनाना पड़े, सरकार को किसी मुद्दे पर जो है टाइटनेस ना करनी पड़े, लोग खुद से जागरूक हों। इसके लिए उनको मोटिवेट करने के लिए उन्होंने ये बात बताई कि लोगों तक, क्योंकि अगला जो हमारे लिए एक चैलेंज है वो पानी का चैलेंज है भविष्य में, कि हम लोग को शुद्ध पानी मिले। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी स्वच्छ भारत अभियान को लेकर काफ़ी कदम उठाए हैं, जिसका काफ़ी अच्छा लाभ भी देखने को मिला है। तो इन सब चीज़ों को लेकर ही प्रधानमंत्री आगे बढ़ना चाह रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि हो सकता है कि उनके कहने से, देखिए एक ऐसा वर्ग भी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात को काफ़ी अच्छे से सुनता है, तो इसी चीज़ का प्रधानमंत्री जी भी फायदा उठाना चाह रहे हैं कि किसी अच्छे कार्य में इस चीज़ का उपयोग हो। बिल्कुल, विश्वकर्मा जयंती को लेकर उन्होंने चर्चा की। विश्वकर्मा जयंती, देखिए एक विश्वकर्मा जयंती, एक तो उनका सीधे तौर पर कहना था जो स्किल इंडिया है उससे रिलेटेड है, क्योंकि विश्वकर्मा भगवान को जो है निर्माण का भगवान माना जाता था, कि कोई भी टेक्नोलॉजी और कोई भी आपका जो है जमीनी तौर पर, मशीनरी तौर पर अगर कोई चीज़ होती है जो स्किल से रिलेटेड होती है, बिल्कुल, या फिर कोई सिलाई मशीन है या कोई मशीनें हैं जिनके विश्वकर्मा जयंती पर इन सब चीज़ों की पूजा की जाती है, इन सब चीज़ों को पूजा जाता है। ऐसी चीज़ों को जो है प्रमोट करने के लिए, प्लस एक विश्वकर्मा वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है भारत के अंदर, एक बहुत बड़ा, उसे अगर वोटर के तौर पर भी देखें तो बहुत बड़ा वोटर है, वो वोटर की एक जो संख्या है वो बहुत बड़ी है। अगर इस मन की बात में इंक्लूड करके निश्चित तौर पर उनको खुश करने का, उनको प्रभावित करने का भी कार्य किया है पीएम मोदी ने, और ये एक बड़ी बात थी। और 75वीं आज़ादी के प्रतिदिन कुछ नया करें, ये सारी चीज़ें की, क्योंकि 75वां वर्ष चल रहा है आज़ादी का, और ऐसे में हर दिन कुछ नया करें। यानी कि उनका सीधे तौर पर कहना था कि ऐसा नहीं है कि हम एक चीज़ कर देते हैं, एक बेंचमार्क हमें सेट नहीं करना है, हर बार एक नया बेंचमार्क सेट करना है। आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको अक्सर खोजनी है, कुछ नया करना है, कुछ नए क्षेत्र में जाके करना है, तो इन सब चीज़ों को लेकर किया। लेकिन एक अगला जो उन्होंने मुद्दा जो उठाया बिहार के मधुबनी का, जो वहाँ था सुखेत मॉडल, यानी कि किसानों को खाद पानी इन चीज़ों के लिए काफ़ी प्रोत्साहित भी कर रहा है और काफ़ी अच्छे से, यानी कि कचरे से कंपोस्ट बनाना और कचरों का बाकी बचा हुआ कचरा जो है वो कीटनाशकों के रूप में तैयार हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए प्रधानमंत्री जी भी काफ़ी लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। बिल्कुल, और अंत में उन्होंने जब बातचीत का बिल्कुल अंत दौर था, उस दौरान उन्होंने जो है सीधे तौर पर कोविड को भी जो है लिया, कि अभी ऐसा नहीं है कि अभी वो खतरा टल गया है, उस पर हमें जो है क्या कहते हैं दवाई भी और कड़ाई भी दोनों पर ध्यान रखना है। जैसा कि 62 करोड़ से ज़्यादा लोगों के वैक्सीन अब तक लग चुकी है, लेकिन उन्होंने अभी भी बोला दवाई भी कड़ाई भी, यानी कि इस चीज़ को हमें नहीं भूलना है।
बिल्कुल, लेकिन इस पूरे मन की बात में जो लोगों ने आशा लगा के बैठे थे, जिन बातों पे चर्चा होगी, उन बातों पे उनमें से कुछ ऐसी चीजें थी जो मिस रही, जो लोग याद करते रहे। वैसे मैं इस टॉपिक पर आने से पहले एक दो टॉपिक और ध्यान दिलाना चाहूंगा। बिल्कुल। जैसे कि तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में जो प्रधानमंत्री जी ने बताया कि एक छोटी सी पंचायत है, जिस पंचायत ने कचरे से बिजली बनाने का लोकल प्रोजेक्ट तैयार किया है और उससे काफ़ी मात्रा में, अच्छी मात्रा में बिजली भी तैयार हो रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी प्रधानमंत्री ने प्रोत्साहन दिया है कि आखिर ऐसे जिला पंचायत हैं जो भी हैं जहां बिजली की काफ़ी कमी है, या फिर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बिजली नहीं पहुंच पाती है, इन चीज़ों से वो काफ़ी मतलब जगमग हो सकते हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे युवा इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और अगला उन्होंने एक और उदाहरण दिया कि जैसे कि कुछ आरजे रेडियो गुजरात, यानी कि उन्होंने आरजे जो है, नीलम है, गुरु है, इन सबको काफ़ी प्रोत्साहन दिया कि ये अपने एक गुजरात के क्षेत्र में जाकर वहाँ पर अपनी संस्कृत भाषा को काफ़ी फैला रहे हैं। तो इस पर भी उन्होंने काफ़ी जोर दिया है। उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने ये भी बोला कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं तो #सेलिब्रेटिंग संस्कृत को आप करके हैशटैग चला सकते हैं। और साथ ही मैं उनके पत्रों का इंतज़ार करूंगा। यानी कि प्रधानमंत्री जी ने इस भाषा को, यानी कि अपनी संस्कृत जो है प्राचीन भाषा है, इसको आगे बढ़ाने के लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ सराहना करी है इस चीज़ की। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई शशांक जी ने कि जो संस्कृत भाषा जो कि प्राचीन भाषा है, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के बीच में से प्रचलन उसका खत्म होता जा रहा है। और यहाँ तक कि अब बहुत सारे स्कूल कॉलेज हैं जहाँ पे वो एक एडिशनल भाषा के तौर पे यूज़ हो रही है कि अगर आप चाहें तो आप उस भाषा को अडॉप्ट कर सकते हैं, अन्यथा उसकी जगह पे फ्रेंच या और बहुत सारी भाषाएं उनको ले सकते हैं। तो इसको एक जोर दिया जा रहा है कि नहीं, संस्कृत भाषा महत्वपूर्ण है और ये आम जनजीवन में कैसे पहुँचे लोगों के बीच में, उसको कैसे प्रभावी बनाया जाए। क्योंकि जो माध्यम है इस समय, जिसमें जैसे पॉडकास्ट है, FM के द्वारा लोगों तक बात पहुँचती है, उसके द्वारा ये करने से लोगों के आम जनजीवन में पहुंचेगी, युवा इससे प्रभावित होंगे, उसको लेकर उन्होंने चर्चा की। क्योंकि ये गुजरात से रिलेटेड है तो उनके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती थी, क्योंकि वो गुजरात से आते हैं। तो ये उन्होंने बात कही। तो जैसा कि प्रधानमंत्री जी का जो मेन मोटो यानी मकसद जो था वो था राष्ट्र निर्माण में सबका साथ, सबका विकास। इस चीज़ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया और युवाओं को सबसे ज़्यादा खेलों की प्रति आकर्षित होने के लिए उन्होंने जोर दिया है। अब जो मिस रह गया, जो इसमें पूरे में जो है लोग ढूंढते रहे जिस चीज़ को, उस चीज़ पे भी चर्चा हो जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का एक सोच थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आएंगे और जब वो मन की बात कहेंगे तो शायद वो ये कहेंगे कि अफगानिस्तान के हालातों पर भी चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है आज, और पूरे देश नहीं, पूरे विश्व पर खतरा मंडरा रहा है। और क्योंकि अफगानिस्तान और भारत दोनों के संबंध भी अलग तरीके के रहे हैं और अफगानिस्तान के हालात भारत को निश्चित तौर पर प्रभावित करेंगे और वहाँ से क्योंकि व्यापारिक गतिविधियाँ भी भारत की जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा जो राजनीतिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मामले हैं और जो राष्ट्रीय स्तर के मामले हैं वो भी भारत से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये प्रभावित करने वाले थे। तो लोगों को इंतजार था कि शायद नरेंद्र मोदी जी आएंगे और इस पर कोई चर्चा करेंगे। ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। हाँ, बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा की बात थी कि रोजगार देने की, तो रोजगार को लेकर उन्होंने एक चीज़ कहकर फुल स्टॉप लगा दिया कि अगर आप नौकरी की तरफ ना भागे। उन्होंने ये कहा नहीं, शब्द तो ये उपयोग नहीं किए, लेकिन उसका कहीं ना कहीं उनका कहने का अर्थ यही था कि आप अपने अंदर स्किल डेवलप कीजिए, आप अपना खुद का स्टार्टअप कीजिए, नया बिजनेस अपना खुद का स्टार्ट कीजिए। तो उनका मैसेज था कि नौकरियों के इंतजार में मत रहिए। कहने का मकसद ये था कि आज अगर किसी के अंदर स्किल है तो रोजगार की कोई कमी नहीं है। इस चीज़ को प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ अपने शब्दों में या फिर इस तरीके से कुछ उन्होंने कहा। और एक और चीज़ है, उन्होंने एक तरफ जहाँ पे ध्यान दिया और लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि ऐसा नहीं है कि जो ट्रेडिशनल तरीके हैं या पुराने तरीके हैं, जिस तरफ लोगों का रुझान रहता है कि नहीं हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या किसी एक पर्टिकुलर एक लाइन में जाना है, या MBA करके हमें अगर जाना है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना है या IT सेक्टर में जाना है। उन्होंने एक बहुत बड़ा एक मार्केट है खिलौनों का मार्केट, उसकी तरफ भी ध्यान आकर्षित किया। क्योंकि युवा है वो खिलौनों के मार्केट में जाना कम पसंद करता है, उसे लगता है फैक्ट्रियां हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इंजीनियरिंग जो भी ऐसे मतलब फील्ड है उनके और ज़्यादा भागना पसंद करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक चीज़ को एक साफ कर दिया कि खिलौना का मार्केट देश में काफ़ी अच्छा है। यानी कि आप इससे खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, जिस चीज़ का मार्केट 6 लाख से 7 लाख करोड़ के बीच का हो तो क्या यह मतलब बिजनेस छोटा हो सकता है? बिल्कुल, ये एक तौर पर उनका कहने का अर्थ यही था कि ऐसा नहीं है कि हम अपनी जो करियर की जो संभावनाएं हैं वो गिने चुने सेक्टरों में तलाशें। हमारे पास सेक्टर बहुत हैं, हम जिस तरफ निगाह डालें उस तरफ तलाश सकते हैं। कुल मिला के ये एक वो बात, उनका कहने का सिर्फ एक ही यही अर्थ था। क्योंकि जो उन पर विपक्षी दलों द्वारा हर बार आरोप लगाए जाते हैं बेरोजगारी को लेकर के, युवा रोजगार से वंचित रह रहा है या उसको जितनी आवश्यकता है तो उस आवश्यकता पर, उस स्किल, उस लेवल पर जाकर नहीं मिल पा रहे रोजगार,
तो उसको लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जो भूमिका है वो साफ कर दी, सरकार की भूमिका साफ कर दी कि जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर 1 या 2 या 3 सेक्टरों पर ही युवा सारा फोकस करे, वहीं पर अपना मानना है कि प्रधानमंत्री ने शायद जी ऐसे कुछ सोचकर कहा होगा, क्योंकि देखा जाता है अक्सर युवा जो है, युवा वर्ग एक धारा में बहना पसंद करता है, यानी कि जहाँ पूरी भेड़ चाल चल रही है वहाँ भाग रहा है, यानी कि वो कोई नई चीज़ अपनी तरफ से करना नहीं चाहता। क्यों? उसे डर रहता है कि हो सकता है विफल हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, अक्सर अगर कोशिश, जहाँ कोशिश होती है वहाँ कभी हार नहीं होती है। इस चीज़ को भी मतलब इंसान को, अगर मैं युवा है, उसको सोचना चाहिए। बिल्कुल। आज इस पूरी चर्चा के दौरान ये आपने जाना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या बातें कही, और उन बातों के क्या क्या अपने, हर व्यक्ति के अपने अलग मायने होते हैं। हर व्यक्ति, अभी इस पे बहुत सारे लोगों के ट्वीट आना चालू होंगे और प्रारंभ हो भी चुके हैं। बहुत विपक्षी दल भी अपने अपने स्तर से इन बातों का अर्थ निकालेंगे, लेकिन अब एक्चुअलिटी में आप तक ये कहाँ तक पहुँची बातें, ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। हम चाहेंगे कि आपकी टीवी स्क्रीन एवं आपकी मोबाइल स्क्रीन के नीचे चल रहे नंबरों पर आप हमें ज़रूर बताएं कि आप इन बातों से कितना प्रभावित हुए, आपने इन बातों को किस नज़रिए से देखा। और हाँ, आपको हम बता दें, आपका पसंदीदा चैनल अब TV30 इंडिया उत्तर प्रदेश के एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपनी क्षेत्रीय खबरों और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए आप सबसे पहले डाउनलोड करें TV30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप। और हाँ, देखते रहें TV30 इंडिया।